गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल, बिटवीन 1500 टू 600 बीसी। इससे पहले भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल था, जो लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एग्जैक्ट लोकेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, धर्म, उसके प्रशासन, अर्थव्यवस्था और मुद्रा व्यवस्था के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को हमने समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, और इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए। कुछ इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्लाइमेट चेंज बताया यानी जलवायु परिवर्तन बताया, कि जिन नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी अंततः उन्हीं नदियों ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया, अर्थात बाढ़ की वजह से, जिसके प्रमाण मोहनजोदाड़ो और लोथल से भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है कि वहां पर 7 बार बाढ़ आई थी और इस कारण वो विशाल शहर पतन हो गया। इसके अलावा लोथल से भी बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। कुछ इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के आगमन को महत्वपूर्ण माना, और वर्तमान में आर्यों के आगमन को ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अर्थात आर्यों के आगमन के परिणाम स्वरूप ही संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में बांटा है। ऋग्वैदिक पीरियड यानी 1500 टू 1000 बीसी, उसके अलावा पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 टू 600 बीसी। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में चलते हैं कि किस प्रकार ऋग्वैदिक काल में भारत में आर्यों का आगमन हुआ। वो आर्य आए कहाँ से, आर्य कौन थे, किस प्रकार की भाषा बोलते थे, और आर्यों से संबंधित जानकारी और आर्यों के प्रशासन, यही हमारा आज का विशेष टॉपिक है। तो आइए चलते हैं आर्यों के आगमन की कथा सुनने कि किस प्रकार आर्य भारत में आए और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय क्षेत्र से अनार्यों को विस्थापित कर भारत में अपना निवास स्थान बना लिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत में आर्यों का आगमन। ठीक है कि ऋग्वैदिक काल में अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय कि किस प्रकार आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। तो आर्य, अधिकांश इतिहासकार आर्यों को मध्य एशिया का निवासी मानते हैं। तो संभवतः मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ था। मध्य एशिया ईरान से लगे हुए किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये देश थे। इसके अलावा मध्य एशिया के बाद आर्यों का आगमन इराक में हुआ। इराक मतलब मेसोपोटामिया, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ये भी पढ़ा था कि भारत और यानी सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। उसके अलावा ईरान अर्थात फारस की सभ्यता, सप्त सैंधव प्रदेश, यानी सिंधु नदी, सिंधु सरस्वती प्लस 5 सहायक नदियां, सिंधु नदी की बात
ये सिंधु नदी और उसके अलावा उसकी सहायक नदियाँ। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों का आगमन हुआ और फिर धीरे धीरे सप्त सैंधव प्रदेश के बाद आर्यों का फिर भारत में प्रवेश हुआ। मध्य एशिया से धीरे धीरे इराक और ईरान की ओर, और किस प्रकार फिर भारत की सीमाओं में प्रवेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, ये आर्यों के आगमन की लोकेशन। और फिर इसी सिंधु सभ्यता यानी सिंधु नदी के आसपास और फिर सरस्वती नदी के आसपास इनका आगमन होने लगा। यह है आर्यों की, यह है मध्य एशिया। ठीक है, कि किस प्रकार मध्य एशिया से आर्यों का आगमन धीरे धीरे भारत की ओर होने लगा और फिर भारत के ब्रह्मावर्त प्रदेश की ओर प्रवेश कर गए। ब्रह्मावर्त प्रदेश का मतलब है कुरुक्षेत्र, यानी हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, करनाल हरियाणा। और इसके अलावा ब्रह्मार्षि प्रदेश का मतलब था धीरे धीरे आर्य आगे बढ़ते रहे और भारत में प्रवेश करने के बाद ये गंगा नदी है, यमुना और गंगा नदी। ब्रह्मार्षि प्रदेश का मतलब है कि गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश होने लगा। गंगा यमुना द्वाब, और धीरे धीरे आर्य मध्य देश, और मध्य देश का मतलब है फिर मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र। इस प्रकार आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ। आर्यों का भारत में प्रवेश अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ रहा। और अंततः ये विंध्याचल पर्वत, ये मालवा और सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत, जो कि हमने ऐसे दिखाया है, हिमालय पर्वत तक आर्य फैल गए भारत में। और आर्यावर्त, संपूर्ण आर्यावर्त में, और आर्यों से संबंधित जो पूरा क्षेत्र आर्यावर्त ही कहलाने लगा। तो मैं इसको, आर्यावर्त का मतलब हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। ठीक है, यही है आर्यों के आगमन का क्रम, कि किस प्रकार इस भारतवर्ष को ही आर्यावर्त कहा जाने लगा। यानी भारतवर्ष का एक नाम आर्यावर्त भी है। ये आप आर्यों के आगमन के क्रम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार आर्यों का आगमन भारत में होने लगा। धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में आर्य बस गए और ये पूरा भारत ही आर्यावर्त कहा जाने लगा। ठीक है, यही हमारा पहला पॉइंट था कि आर्यों के आगमन के क्रम के साथ साथ पहला पॉइंट था कि आर्य भारत में किस प्रकार प्रवेश कर रहे थे। दूसरा कि आर्य आए कहाँ से थे, तो अधिकांश इतिहासकार मध्य एशिया का निवासी मानते हैं। और लेकिन इतिहासकारों में मतभेद होने के कारण आर्यों के निवास स्थान को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम बताए हैं। तो मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूं। इससे संबंधित स्टेटमेंट यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग में पूछे भी गए हैं कि मध्य एशिया के निवासी के अलावा किन इतिहासकारों ने आर्यों को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित माना है। तो दूसरा हमारा टॉपिक है आर्यों का निवास स्थान। आर्यों का निवास स्थान, कि ये जो आर्य आ रहे थे ऋग्वैदिक काल में, उनका निवास स्थान कहाँ था। तो अधिकांश इतिहासकार या पहला नाम आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी। जो ये टॉपिक है इससे संबंधित स्टेटमेंट भी पूछे जा रहे हैं, अथवा कि आर्य वास्तविक रूप से थे कहाँ के, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी कहने वाले हैं मैक्स मूलर।
इसके अलावा स्टेटमेंट जो आर्यों से संबंधित हैं, आर्य सप्त सैंधव, जो कि सिंधु, सरस्वती और उसकी 5 अन्य सहायक नदियों का क्षेत्र था, यानी भारत से संबंधित क्षेत्र था। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। ये हैं अश्वनी चंद दास, एसी दास और संपूर्णानंद जी। तीसरा, आर्य तिब्बत के निवासी थे। ये हैं आपके दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना की थी जिन्होंने 1875 में, और दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से आर्यों के आगमन से संबंधित जानकारियां और उसके अलावा कि आर्य का आगमन हुआ कहाँ से, सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी पुस्तक थी, और उन्होंने इसे हिंदी में लिखा था। इसके माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि आर्य तिब्बत के निवासी थे, और इससे संबंधित जानकारी देने वाले आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। आर्कटिक प्रदेश यानी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास करके एक पुस्तक लिखी गई है। यह है बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ARCTIC, होम ऑफ द वेदास, जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास के माध्यम से ये बताया कि आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे, यानी ठंडे प्रदेशों के निवासी थे। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें, आर्य यूक्रेन के निवासी थे। ये हैं गॉर्डन चाइल्ड महोदय, यानी गॉर्डन चाइल्ड महोदय कहते हैं आर्य यूक्रेन प्रदेश के निवासी थे। कुल मिला के आर्यों के आगमन और आर्यों के निवास स्थान में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन इतिहास में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, जो कि मैक्स मूलर ने बताया है। यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि आर्य भारत में मध्य एशिया के निवासी थे और वो संस्कृत भाषा बोलते थे। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भारत में आर्यों की देन है, और आर्य का मतलब होता था श्रेष्ठ, और आर्य श्रेष्ठ भाषा बोलने वाले लोग थे, जिसे भारोपी परिवार की भाषा कहते थे, जो भारत और यूरोपीय भाषाओं से मिलकर बनी थी। इसीलिए आर्यों ने धीरे धीरे अपनी श्रेष्ठ भाषा और अपने रहन सहन के आधार पर अन आर्यों को भारत से विस्थापित कर दिया, और संपूर्ण उत्तर भारत में आर्य स्थापित हो गए, और इस देश को आर्य देश यानी भारत कहा जाने लगा, आर्यावर्त कहा जाने लगा। ठीक है, यह था आर्यों के निवास स्थान से संबंधित जानकारी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हमें आर्यों के आगमन और उनके निवास स्थान से संबंधित जानकारियां मिली कहां से, यानी आर्यों से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं वो ऋग्वेद से हुई है, और ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। अर्थात आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ऋग्वेद से हुई हैं। अब मैं थोड़ा सा ऋग्वेद से संबंधित आपको जानकारी बताता हूं। ऋग्वेद जो कि प्राचीनतम वेद है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि है ऋग्वेद से संबंधित सब कुछ जानकारी हमारे पास, यानी प्राचीनतम वेद है। इसका एक उपवेद भी होता है, और इससे संबंधित ब्राह्मण भी लिखे गए हैं। ब्राह्मण होता है वेदों की सरल व्याख्या। इसके अलावा इसके उपनिषद भी हैं, जो विद्वान लोगों के समीप बैठकर लिखे गए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद से संबंधित जो हमारे पास जानकारी है,
ऋग्वेद के ज्ञाता यानी गुरु कौन ऋग्वेद को समझ पढ़ सकता था और ऋग्वेद का विषय, ठीक है। अगर ऋग्वेद से संबंधित जानकारी चाहिए कि ऋग्वेद, तो आप कहेंगे ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, संस्कृत में भाषा लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि है, इसके अलावा इसका एक उपवेद है आयुर्वेद। अगर ऋग्वेद का उपवेद तो आयुर्वेद। अगर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण मतलब वेदों की सरल व्याख्या, तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण, और उपवेद आयुर्वेद। उपनिषद भी सेम, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, अर्थात इसके ब्राह्मण और उपनिषद सेम है, ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने समझने वाला जो ज्ञाता था वो था होत्र या होता, कहीं पर भी आपको होत्र कहीं पर होता दिखेगा, तो होत्र यानी संस्कृत का शब्द है और होता तद्भव शब्द है यानी बात का शब्द है। इसका मतलब संस्कृत भाषा इनकी देन है, और विषय था इसमें चिकित्सा से संबंधित, यानी ऋग्वेद का अधिकांश विषय चिकित्सा से संबंधित थे, और लगभग 5 शाखाएं थी ऋग्वेद की। अगर शाखाएं कहेगा तो 5 शाखाएं, ठीक है। अर्थात ऋग्वेदिक पीरियड से संबंधित जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है ऋग्वेद। इसके अलावा और ऋग्वेद में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इस ऋग्वेद को और ध्यान से देखा जाए तो इसके 10 मंडल हैं, अर्थात ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। खंड, मंडल का मतलब, और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त और 10,462 अथवा 10,552 मंत्र। चूंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें कही गई हैं, वर्तमान में 10,552 मंत्र हो चुके, ठीक है। अगर ऋग्वेद को देखा जाए तो ऋग्वेद में ओम शब्द का उल्लेख लगभग 1028 बार हुआ है। ओम शब्द 1028 बार आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद के प्रत्येक सूत्र में ओम शब्द का उल्लेख है, अर्थात ऋग्वेद की प्रत्येक चीज ओम से ही शुरू होती है, ये कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंडल, ऋग्वेद के मंडल, यही हमारा विशेष टॉपिक भी होगा। मंडलों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे पास पूछे जा रहे हैं आजकल, तो हम इसके मंडलों को इस प्रकार से लिखने जा रहे हैं कि ऋग्वेद के मंडलों को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के 10 मंडलों को मैं यहाँ पर सामने रखता हूँ। जो सबसे प्राचीन मंडल हैं वो 2 से लेकर 7 तक हैं, यानी 2 से लेकर 7वें मंडल तक ये प्राचीनतम मंडल है, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद के मंडल हैं वो 8वें तथा 9वें मंडल, और यानी सबसे प्राचीन मंडल, उसके बाद के मंडल और नवीनतम मंडल प्रथम तथा 10वां मंडल। अगर प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के नवीनतम मंडल कौन है, तो आप कहेंगे प्रथम मंडल, नवीनतम मंडल, ठीक है। ऋग्वेद के नवीनतम मंडल प्रथम और 10वां मंडल। अगर प्राचीनतम मंडल कहेगा, प्राचीनतम मंडल, तो 2 से लेकर 7 तक ये प्राचीनतम मंडल है, और उसके बाद के मंडल यानी
7वें मंडल के बाद के मंडल, मतलब ये प्राचीनतम, ये नवीनतम, ये 20 के मंडल यानी मध्य के मंडल। ठीक है, ये प्रश्न आपके पास फिर से। ऋग्वेद के 10 मंडल का डिवीजन हुआ है। प्रथम और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है, और 2 से लेकर 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है, और 8वें और 9वें मंडल उसके बाद के मंडल यानी मध्य मंडल। और मंडलों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं। आयोग में विभिन्न परीक्षाओं में मंडलों से संबंधित कई प्रश्न सामने आ रहे हैं। तो मैं इसके प्राचीनतम मंडलों की ओर चलता हूँ कि जो सबसे प्राचीन मंडल हैं वो ऋषियों से जुड़े हुए हैं। अर्थात जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ था तो आर्य एक कबीले के रूप में आते थे, और आर्यों के एक कबीले को जन कहा जाता था। तो धीरे 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 एक कबीला, एक जन और कई जन भारत में प्रवेश करने लगे, और फिर यही जन भारत में आकर जन और जन बराबर जनपद बन गए, और यही क्रम आगे चलता रहा उत्तर वैदिक काल में, जहां जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद बन गए, और वही महाजनपद आपस में इकट्ठा होकर एक राष्ट्र मगध का उदय हुआ। अर्थात इसकी नींव एक जन से पड़ी है। ऋग्वेद में 275 यानी 275 टाइम्स जन शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब है कि जन एक महत्वपूर्ण शब्द था, जो एक कबीले के लिए उल्लेखित हुआ शब्द है। तो ऋग्वेद के जो प्राचीनतम मंडल हैं, ऋग्वेद के मंडलों का जो प्रश्न है उसमें प्राचीनतम मंडल है, जो प्राचीनतम मंडल वो या तो दूसरा है, यानी दूसरे से लेकर 7वां है दूसरा मंडल। चूंकि प्रत्येक कबीले को दिशा निर्देश देने वाला एक ऋषि मुनि था, एक विद्वान व्यक्ति था, और उस विद्वान व्यक्ति के नाम पर ही संभवतः उस मंडल का नाम रख दिया गया था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में उस गोत्र का नाम रख दिया गया था। तो दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा, 5वां मंडल, 6ठा मंडल और 7वां मंडल, ये है सबसे प्राचीनतम मंडल। और मैंने कहा था कि प्रत्येक मंडल से संबंधित एक ऋषि मुनि था, तो मैं उनके नाम आपको लिखता हूं। मैच द कॉलम करके कभी प्रश्न आ रहा है कि किस मंडल से कौन से ऋषि। तो सबसे पहले दूसरे मंडल से गृहत समद ऋषि गृहत समद जुड़े थे इनसे। तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, ऋषि वामदेव को समर्पित, 5वां मंडल ऋषि अत्रि का, और 6ठा मंडल ऋषि भारद्वाज का, और 7वां मंडल था वशिष्ठ का। ठीक है, ये जो प्राचीनतम मंडल हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हमारे पास हैं ये है कि ऋग्वेद के जो प्राचीनतम मंडल थे वो 2 से लेकर 7 थे, और प्रत्येक मंडल एक न एक ऋषि मुनि से जुड़ा हुआ था, विद्वान व्यक्ति से जुड़ा था, उसी के नाम पर उस मंडल का नाम रखा गया। ठीक है, इसमें खासकर तीसरा मंडल जो कि विश्वामित्र को समर्पित है, और इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र आज तक भी उसका उल्लेख होता आया है। संभवतः गायत्री मंत्र अनार्यों को आर्य बनाने हेतु कहा गया था, अथवा अनार्यों को आर्य बनाने हेतु इसका निर्माण किया गया था, जो वर्तमान में भी प्रयोग होता रहा है। और गायत्री मंत्र विश्वामित्र से संबंधित है प्रश्न जो बन रहे हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र देवी सावित्री या सविता देवी या सूर्य की बहन को समर्पित है, यह कहा गया है। और चौथे मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख है। चौथे मंडल में कृषि मंत्रों का और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है,
संभवतः ऋग्वेद के 10,462 मंत्रों में से 24 बार कृषि का उल्लेख मिलता है, जो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को दर्शाता है। ठीक है। और जो ये प्राचीनतम मंडल हैं, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इसे वंश मंडल भी कहा जाता है और इसे ऋषि मंडल भी कहा जाता है, चूंकि ये ऋषियों के नाम पर हैं, इसीलिए अलग अलग ऋषियों के नाम आ रहे हैं। और फिर 7वां मंडल, इसमें दास राज युद्ध का वर्णन है, या 10 राजाओं का युद्ध। यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। क्या था 10 राज युद्ध, आइए समझने का प्रयास करते हैं। 10 राज युद्ध को मैं तब तक इसे यहाँ से हटाता हूँ, और ऋग्वेद में 10 राज युद्ध का उल्लेख कहाँ हुआ है और 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले 10 राज युद्ध या दास राज युद्ध, चूंकि ऋग्वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था और आपस में संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनके अस्तित्व की कल्पना की गई थी। यानी भारत में अगर उनको स्थापित होना था तो उन्हें मजबूत होना था, अर्थात हर कबीले को अपने कबीले की रक्षा करना और अपने कबीले की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है ताकि भारत में उनकी स्थापना हो सके। तो दासराज युद्ध भी उन्हीं में से एक था। संभवतः दासराज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी का उल्लेख मिलता है, जो कि संभवतः रावी नदी थी वर्तमान में। ठीक है। तो ये दो पक्षों के बीच हुआ था। इसमें तत्कालीन श्रेष्ठ जन, यानी उस समय का सबसे श्रेष्ठ जन यानी कबीला भरत जन बनाम 10 कबीलों में हुआ था, ये बताया गया है। भरत जन का मतलब कबीला था, बनाम 10 राजाओं के बीच। 10 राजा लिख दीजिए। ठीक है। संभवतः इन 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 अनार्य। भरत जन जो कि उस समय का श्रेष्ठ जन था, और भरत जन का ऋषि बनना या भरत जन का पुरोहित बनना सौभाग्य की बात हुआ करती थी। इसीलिए भरत जन का पुरोहित बनने के प्रति प्रतिस्पर्धा थी। तो भरत जन का नेतृत्व और सेनापति, इसका नेतृत्व कर रहे थे ऋषि वशिष्ठ, और सेनापति थे सुदास। ठीक है। और 10 राजाओं की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे विश्वामित्र, और सेनापति थे संवरण। ये देखने को आया है कि दासराज युद्ध ऋग्वैदिक काल में परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, जो 2 पक्षों के बीच था उत्तराधिकार को लेकर। और ये युद्ध का तात्पर्य क्या था, अगर प्रश्न बनाता है तो उत्तराधिकार संबंधी युद्ध था। ये उत्तराधिकार संबंधी युद्ध कहते हैं इसे। ठीक है। अब उत्तराधिकार किसके बीच, यानी भरतजन और 10 राजाओं को लेकर। यह कहा जाता है कि उस समय में भरतजन सबसे श्रेष्ठ जन था और उसका पुरोहित बनना सौभाग्य की बात थी। इसीलिए विश्वामित्र की ये आकांक्षा थी कि वो भरतजन के पुरोहित बने। लेकिन भरतजन ने जब विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया तो विश्वामित्र इससे नाराज थे। उन्होंने अपने तपोबल से इस परुष्णी यानी रावी नदी को मोड़ने का प्रयास किया था, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीलों का भी साथ लिया गया, और इनके मध्य युद्ध हो गया। लेकिन वशिष्ठ ने
अपनी योग्यता और सूझबूझ के बल पर अपने सेनापति सुदास की सहायता से इन 10 राजाओं को यानी 10 कबीलों को पराजित कर दिया था। यही था दासराज युद्ध। तो इस प्रकार के युद्धों का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में देखा गया है और 10 राजाओं की हार हो गई थी। इससे विश्वामित्र के घमंड को तोड़ा भी जा सका। इस प्रकार के युद्धों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के मंडलों की बात हो रही थी। तो अगर आपको प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो संभवतः विश्वामित्र ने लिखा था और वह देवी सविता यानी सूर्य की बहन को समर्पित है। कहीं पर आपको सावित्री देवी भी लिखा मिलेगा। और गायत्री मंत्र संभवतः अनार्यों को आर्य बनाने हेतु कहा गया था। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन है, जो उत्तराधिकार को लेकर हुआ था भरत जन बनाम 10 राजाओं में। और 9वें मंडल की बात करेंगे, ऋग्वेद के 9वें मंडल। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सबसे पहले सोमरस का उल्लेख मिलता है। सोमरस का उल्लेख, सोमरस ऋग्वैदिक काल में एक पेय पदार्थ था जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। और संभवतः ऋग्वेद में 144 बार इसका उल्लेख मिलता है कि इस सोमरस का उल्लेख 144 बार हुआ है। और इस सोमरस संभवतः मूजवंत पर्वत के आसपास, मूजवंत पर्वत से सबसे ज़्यादा निकाला जाता था। इसका भी जिक्र मिलता है, जो कि अफगानिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र था। तो इस सोमरस का 144 बार उल्लेख और सोमरस यानी जो कि पेय पदार्थ का अधिक से अधिक बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसीलिए ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा गया है। सोम मंडल। ठीक है, 9वें मंडल से संबंधित प्रश्न हमारे पास है कि इसे सोम मंडल कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहां सोमरस का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में इसका 144 बार उल्लेख मिलता है, जो अफगानिस्तान के मूजवंत पर्वत से निकाला जाता था। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, 9वें मंडल में कर्म के आधार पर, महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार के वर्ण में रख दिया जाएगा, उसी प्रकार के सिस्टम में रख दिया जाएगा। इसमें एक स्टेटमेंट कहा गया है, कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्टेटमेंट, मैं कवि हूं, मेरी पत्नी आटा पीसती है और हम सब उसी प्रकार एक स्थान में, एक बाड़े में ऐसे रहते हैं जैसे एक बाड़े में पशु। इस प्रकार के स्टेटमेंट की बात कहाँ पर की गई है? तो ऋग्वेद में। तो विगत कई वर्षों से ये प्रश्न देखा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है। तो मैं कवि हूँ, मेरी माता आटा पीसती है, अर्थात गेहूं पीसती है, तथा मेरे पिता वैद्य हैं, मतलब चिकित्सक हैं यानी डॉक्टर हैं। लेकिन हम सब एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे एक बाड़े में पशु। ये है वो स्टेटमेंट। अगर कहीं पर इस प्रकार का लिखा हुआ दिखे तो ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है, जहाँ पर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ है। चाहे कोई कैसा भी कर्म करे, समाज में सब एक साथ रहेंगे, लेकिन जो जैसा कर्म करेगा वो उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था में शामिल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक ये कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में तब्दील हो गई और आज भी जीवंत है। अर्थात ऋग्वैदिक समाज ठीक था, जहाँ जैसा
कर्म था, उसी आधार पर उसकी व्यवस्था थी, उसी आधार पर उसका वर्ण था। ठीक है। 9वें मंडल में दो बातें, एक तो सोमरस का उल्लेख 144 बार ऋग्वेद में, और दूसरा कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, लेकिन वहां पर 4 वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ है। वो प्रश्न अलग, नेक्स्ट पॉइंट बना रहे हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करूंगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 4 सूक्त हैं। सूक्त मतलब इसके 4 भाग हैं। सबसे पहला पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त और सूर्य सूक्त। प्रश्न जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि ऋग्वेद से संबंधित 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किस बात का उल्लेख मिलता है, तो आपको मिलेगा कि भैया वर्ण व्यवस्था। इस पुरुष सूक्त में 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिल रहा है, 4 वर्ण व्यवस्था, कि भैया समाज 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। जबकि नासदी सूत्र में एकेश्वरवाद का उल्लेख मिलता है। एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर की बात कही गई है। इसके अलावा सूर्य सूक्त में विवाह संबंधी उल्लेख मिलता है। ठीक है। प्रश्न जैसे पूछे वैसे एकेश्वरवाद का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदी सूक्त में है, और 4 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख पुरुष सूक्त के यानी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्लियर हुआ? ये थे वो 2 से लेकर 7वें मंडल जो कि सबसे प्राचीनतम है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आठवां और 9वां मंडल। 8वां मंडल ऋषि कण्व को समर्पित है, यानी कण्व ऋषि का है, और 9वां मंडल अंगिरस यानी अंगिरा को समर्पित है, जिसमें कुछ न कुछ ऋग्वेद से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। लेकिन हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो 2 से लेकर 7वें मंडल तक थे, और 9वें और 10वें मंडल को से संबंधित प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। और इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है कि ऋग्वेद से संबंधित जो जानकारियां मिली हैं, उसी ऋग्वेद से इस ऋग्वैदिक प्रशासन की जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक आर्य भारत में आए, आर्यों का प्रत्येक कबीला एक जन कहलाता था। धीरे धीरे जन यानी ये कबीले उत्तर भारत में स्थापित हो गए, और इन्होंने आर्यों को यहाँ से विस्थापित कर दिया, और संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का निवास स्थल हो गया। और किस प्रकार आर्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा हुई, किस प्रकार आर्यों का समाज था, और किस प्रकार उनका धर्म, अर्थव्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति वहाँ पर कैसी थी, ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट होना है।